द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इन दोनों के संयुक्त मेज़बानी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये कहा गया कि जो वैश्विक खाद्य मानक हैं उसमें परमाणु तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इसको लेकर के दोनों संस्थाओं ने इसे प्रोत्साहित करने पे बल दिया है। आज उसी से संबंधित सारे मुद्दों को देखेंगे कि परमाणु तकनीक का खाद्य मानक में इस्तेमाल किस तरीके से होता है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उसका महत्व क्या है और किस किस तरीके से ये मानक तैयार किए जाते हैं, किस किस सेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। IAEA से जुड़ा हुआ सवाल है, इसके बारे में अभी देखेंगे। इसमें उसके ऑप्शन है कि कुछ यूरेनियम का उपयोग करते हैं तथा अन्य थोरियम का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं। और चौथा है कि कुछ राज्य के स्वामित्व वाले हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले हैं। तो ये 2020 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आप ढूंढ करके रखिएगा। दूसरा सवाल है कि भारतीय संदर्भ में IAEA के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है कि नागरिक परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। देश के परमाणु आपूर्ति कर देश को NSG से यूरेनियम खरीदने का विशेषाधिकार होगा। और चौथा ऑप्शन है कि देश के स्वचालित रूप से NSG का सदस्य बन जाता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ये आपको आंसर ढूंढ करके रखने हैं। तब तक मैं लौट कर आता हूँ वापस। तो देखें मुद्दा क्या है। FAO और IAEA के दोनों के सम्मिलित मेज़बानी में यहाँ देखें कि ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA का मुख्यालय है। वहीं पे खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा खाद्य एवं कृषि में परमाणु तकनीक के संयुक्त केंद्र के माध्यम से आयोजित किया गया था। ये मेज़बान है, ये दोनों FAO और IAEA। इसका उद्देश्य क्या है तो खाद्य सुरक्षा और खाद्य नियंत्रण प्रणालियों में विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाना, ताकि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा चुनौती के प्रति लचीलापन सुधार के उपायों पर विचार किया जा सके। तो ये उद्देश्य थे। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि परमाणु प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करना है मेन उद्देश्य, इसलिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। यह मंच से खाद्य नियंत्रण प्रणालियों को व्यापक रूप से सुगम बनाएगा, इसलिए इसे देखें। खाद्य नियंत्रण प्रणाली क्या है तो यह खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को रेखांकित करता है, जो खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं और खाद्य वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा के लिए दोनों आवश्यक हैं। तो ये खाद्य नियंत्रण प्रणाली क्यों ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्यों इस्तेमाल होता है, इसका था। वन हेल्थ दृष्टिकोण, इसको भी आगे देखेंगे कि इसी पे फोकस्ड है। दोनों संस्थाओं का जो उद्देश्य है इसी पे फोकस्ड है। कारण क्या है कि इसमें मानव, पशु और पर्यावरण सबको एक साथ, चूँकि तीनों को आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो चाहे वो भोजन हो या पर्यावरण हो या अन्य चीज़ें हैं, उनकी विषाक्तता का पता लगाने के लिए ये परमाणु तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखें कि कौन कौन से परमाणु तकनीक हैं जिसका इस्तेमाल होता है। तो पहला है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण, इसका इस्तेमाल होता है। PCR जिसको शॉर्ट में कहते हैं। PCR का नाम सुने होंगे कि जब जीन एडिटिंग होता है तो जीन एडिटिंग में जो इसके जीन के जो DNA का जो कॉपी तैयार किया जाता है, जैसे जीन में एडिट करना है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई जीन निकाला गया, इस जीन का पहले कॉपी तैयार करते हैं और कॉपी तैयार करके और फिर उसमें जो भी एडिटिंग करना है, जो भी प्रयोग करने हैं उसमें करते हैं। तो उसी में ये PCR तकनीक का इस्तेमाल हुआ करता है। और किसी भी चाहे पौधे हों या पशु हों या मानव हो या किसी में भी जब जीन को एडिट करना होता है या मॉडिफाई करना होता है तो उसके लिए PCR तकनीक का इस्तेमाल वहाँ होता है। तो यहाँ PCR परीक्षण के बारे में बता रहे हैं कि यह एक आणविक तकनीक है जो 1 दिन से भी कम समय में पशु रोगों का तेज़ी से पता लगा लिया जाता है PCR तकनीक से। दूसरा है खाद्य विकिरण। खाद्य विकिरण हानिकारक बैक्टीरिया रोगजनकों
कीटों को खत्म करने के लिए भोजन को आयनकारी विकिरण के संपर्क में लाने की एक प्रक्रिया है। जैसे बैक्टीरिया विहीन करना हो तो खाद्य विकिरण के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्थिर आइसोटोप विश्लेषण। स्थिर आइसोटोप विश्लेषण का मतलब होता है कि जैसे आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जब हमने कालखंड निर्धारण के लिए हड़प्पा की चर्चा करी थी तो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से आपने पढ़ा था कि कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, ये अस्थिर है, इसके विखंडन होते रहते हैं। यहाँ स्थिर आइसोटोप का विश्लेषण कहा जा रहा है। तो ये भी एक परमाणु तकनीक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों की उत्पत्ति और प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसी तकनीक वही है जो C14 की तकनीक थी, उसी तकनीक पे वो एक अस्थिर आइसोटोप है और C13 वगैरह जो है वो स्थिर तकनीक आइसोटोप हैं। तो उस तकनीक का इस्तेमाल करके मिलावट का पता लगाना और ये सब चीज़ें की जाती हैं। सुधारित मृदा जल प्रबंधन। परमाणु पत्तन वास्तव में वैज्ञानिकों की मदद कर रहे हैं जब मिट्टी के कटाव को मापने और उसका आकलन करने की बात करती है। जैसे कि कहीं पे कोई परमाणु दुर्घटना हो गई है, कहीं पे उसके बाद उसको छोड़ दिया गया है, तो उसको वहाँ के जल की क्या स्थिति है, वहाँ के मिट्टी की क्या स्थिति है, वहाँ के कटाव की दर क्या है, तो इन सब को मापने के लिए भी परमाणु तकनीक का इस्तेमाल होता है। कीट नियंत्रण के मामले में देखें तो इस तकनीक में भी कीटों को जो ये किया जाता है परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करके प्रजनन को सीमित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, कीट नियंत्रण में परमाणु तकनीक का इस्तेमाल होता है जो कीटों को दबाती है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम की जाती है। खाद्य सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं कीटनाशक, इसलिए कीटनाशक की जगह पे ये परमाणु तकनीक का इस्तेमाल होता है। पौधा प्रजनन और आनुवांशिकी में कई सारी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को ये करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और बीजों को विकृत करके आनुवांशिक परिवर्तन शुरू किया जाता है। जैसे अभी उसमें PCR तकनीक में भी आपने देखा था, तो यहाँ भी पौधों में किसी भी प्रकार के DNA में बदलाव करना होता है तो विकिरण का सहारा लिया जाता है। आगे देखें कि वैश्विक खाद्य मानक में परमाणु तकनीक का क्या महत्व है। तो खाद्य सुरक्षा में इसका महत्व है, जो अभी आपने देखा खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक में इसका इस्तेमाल है। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, एक स्वास्थ्य का मतलब अभी बताया कि मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य, इन सब का एक समग्र दृष्टिकोण लेते हुए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, यह खाद्य आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने जैसे मुद्दों से संबंधित है। और खाद्य प्रमाणिकता यानी कि खाने की जो क्वालिटी है उसका एक मानक निर्धारित करके उस तकनीक का इस्तेमाल होता है उसको प्रमाणित करने के लिए। और फाइटोसैनिटरी विकिरण, खाद्य गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने, भोजन की पैकेजिंग वगैरह और रोग जनकों को कम करने के लिए खाद्य विकिरण का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक अवशेषों का पता लगाने के लिए, तो मानव और पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन और चारे में रासायनिक अवशेषों और उसके प्रदूषण को पता लगाने के लिए यह तकनीक मदद करता है। आपातकालीन प्रक्रियाएं, इसका उपयोग पौधों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। उत्परिवर्तन कहा जाता है कि किसी भी जीव में कोई पहले की पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं था और वातावरण के अनुसार किसी जीव में वर्तमान वातावरण को लेकर के कोई अनुकूलता उसमें आ जाती है और वो गुण डेवलप हो जाता है, तो वो उत्परिवर्तन कहा जाता है। इंग्लिश में म्यूटेशन इसे कहा जाता है। तो उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ताकि ऐसी फसलें विकसित की जा सकें जो बीमारियों और जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से सामना कर सकें। जैसे कि अभी जैसे देखें कि गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने से कई सारी फसलें ऐसी होंगी जो इस गर्म वातावरण के अनुकूल नहीं रह जाएंगी, तो ढेरों विलुप्त होने लगेंगी। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके, परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा जीन उसका तैयार कर लिया जाएगा जो गर्मी में भी लड़ने की क्षमता, अपनी अनुकूलता डेवलप कर सके। भूख से लड़ने और कुपोषण कम करने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धी और अद्वितीय समाधान प्रदान करता है। जैसे कि भूख से लड़ना इसमें इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ देखें खाद्य अपशिष्ट जो है मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का लगभग 1/3 हिस्सा वैश्विक स्तर पर नष्ट हो जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.3 बिलियन टन है, जो लगभग इतने लोगों के लिए इतना आहार खर्च नहीं उठा सकते। तो इसको बचाने के लिए खाद्य जैसे खाना जो भी है खाद्य पदार्थ वो अगर नष्ट हो जा रहे हैं तो परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करके उसको सुरक्षित लंबे समय तक रखा जा सकता है और उसको जिसको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जा सकता है। इस तरीके से भूख से लड़ने में उसका भी योगदान हो सकता है।
रोग जनकों का पता लगाने के लिए ये इसकी चर्चा कर चुके हैं। मिट्टी से जुड़ा हुआ या जीव जंतुओं के बीमारियों से जुड़े हुए चीज़ों का पता लगाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में 9.7 बिलियन तक आबादी पहुंच जाएगी और खाद्य उत्पादन प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, इसलिए इस तकनीक को उन्नत करने की आवश्यकता है। देखें कि खाद्य और कृषि संगठन के बारे में पढ़ लें, FAO के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 1945 में FAO की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन पे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह रोम में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष है। FAO ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में घोषित किया था और 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। और FAO की 75वीं वर्षगांठ जब मनाई गई थी 16 अक्टूबर 2020 को, तो भारत ने 75 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया था। FAO के सदस्यों की संख्या 195 है, जिसमें 194 देश हैं और यूरोपीय संघ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मामले में देखें तो IAEA एक अंतर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी एक संधि है जिसके तहत ये शासित होता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। राष्ट्र कार्यालय में इसका मुख्यालय है। ये UNSC और UNGA दोनों को रिपोर्ट करता है। 2005 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसके संगठन के सदस्यों की संख्या 178 है और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। अब वापस अपने सवाल पर आते हैं कि IAEA के सुरक्षा क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। तो अगर हमने आयात किया है यूरेनियम तो वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहेगा। उस पर किसी भी संस्था के द्वारा, जैसे IAEA का ये कार्य है उसकी निगरानी करना, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी होती है उस पर। और घरेलू आपूर्ति के तहत अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें जो रिएक्टर बनाएंगे उसमें निगरानी नहीं होती। ये है इसका आंसर। और दूसरा है कि IAEA के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या निहितार्थ है। तो ये नागरिक परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन सही है। बाकी सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान इस पे इसका कोई नियंत्रण नहीं है। देश NSG से यूरेनियम खरीदने का विशेषाधिकार होगा, ये भी नहीं है। और यह देश स्वचालित रूप से NSG का सदस्य बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।